जब धैर्य नीचे आई, उसने देखा कि काफी सारे एम्प्लॉइज जा चुके हैं। वह बिल्डिंग से बाहर निकली और टैक्सी इंतजार करने लगी, और काफी देर तक ना कोई ऑटो आया न टैक्सी। तभी उसके सामने एक वाइट कलर की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। धैर्य ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसमें से एक लड़का बाहर आया और धैर्य से कहने लगा, मिस ब्यूटीफुल, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? क्या आपको नहीं पता आज टैक्सी वालों की स्ट्राइक है? यह सुनते ही धैर्य हैरान हो गई। उसे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब वह परेशान थी कि वह घर कैसे जाए। यह बिल्डिंग उसके घर से काफी दूर थी। जब उस लड़के ने उसका इतना परेशान चेहरा देखा तो कहा, अच्छा चलिए, मैं आपको छोड़ देता। काफी देर तक मना करने के बाद आखिरकार धैर्य हार कर उस कार में बैठ गई। लड़के ने धैर्य की तरफ देखा और कहा, आपने मुझे पहचाना? धैर्य सोचा और उसे याद आया कि यह उस दिन वायु के केबिन में मिला था। लड़के ने हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा नाम तेजस है। धैर्य ने मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहा। तेजस ने गाड़ी आगे बढ़े और धैर्य से एड्रेस पूछने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी कार उस कॉलोनी में एंटर हुई। सबकी नजरें उस कार पर चली गईं, क्योंकि इतनी महंगी कार देखना उन लोगों के लिए काफी बड़ी बात थी। धैर्य उससे बाहर आई और तेजस को थैंक यू कहकर तुरंत अपने घर की तरफ चले गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सब उसे देख रहे हैं। ठीक है, तेजस थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर फिर उसने अपनी कार निकाली और वहां से चला गया। घर के अंदर रावी और वीरा बैठकर न्यूज देख रहे थे। धैर्य ने उन्हें देखकर मुंह बनाया और अंदर आते हुए कहने लगी, आप हमेशा यह बिजनेस वाली न्यूज क्यों देखती है? क्या आप लोगों के लिए बिजनेस करना है? यह कहकर वह हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। आहाना, जो धैर्य के पीछे ही घर में इंटर हुई थी, उसने खुद से कहा, काश तुझे पता हो तो मेरी प्यारी भोली सी बहना, तेरी लड़कियां इनसे भी कई आगे हैं। थोड़ी देर बाद उन सब ने खाना खाया और सोने चले गए। राजवंश का ऑपरेशन। रात के 1 बज रहे थे, पर वहां के 30 फ्लोर की लाइट अभी भी चालू की सिद्धार्थ अंदर आया और कहने लगा, भाई तो बिलीव नहीं करेगा, आज क्या हुआ? उसने इतना ही कहा था कि उसे वहां का माहौल बहुत ठंडा लगने लगा। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े वायु पर गई, वह अपने कदम पीछे लेने लगा। इससे पहले कि वह वहां से जाता, उसे किसी की आवाज सुनाई दी, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जाने दो मुझे। सिद्धार्थ ने उस दिशा में देखा तो वहां पर तेजस था, जो दीवार के पास सिर के बल खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह काफी देर से उसी पोजीशन में है। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसे सीधा करते हुए कहने लगा, तूने क्या कर दिया? अब तेजस ने रोना मुंह बनाया और बोला, मुझे खुद नहीं पता। वायु ने उन दोनों की हरकतें देखें और अपने ड्राइवर से एक सिगरेट निकालकर खिड़की के पास खड़े होकर पीने लगा। उसने बिना पीछे मुड़े तेजस से कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा था उसे दूर रहना? तेजस अभी भी कंफ्यूज था, पर सिद्धार्थ समझ गया। उसने तेजस से कहा, क्या तुम इस धैर्य के साथ था? तेजस ने कहा, हाँ, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं उन्हें घर छोड़ने गया था। सिद्धार्थ सारा मामला समझ गया। उसने वायु की तरफ देखा और कहा, यार भाई, तू इससे भी जेलस हो रहा है। वायु ने उसे घूर कर सिद्धार्थ को देखा और वापस खिड़की के बाहर देखने लगा। तेजस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सिद्धार्थ कहा, पता है भाई, जब मैं उसे घर छोड़ने गया तब मैंने उसे ध्यान से देखा। इतनी ज्यादा खूबसूरत है, अब तो मैं उसे पक्का अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहूंगा ही नहीं। ले रहा था। थोड़ी देर में दोनों को ऐसा लगा कि उस कमरे में काला धुआं भरते जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई राक्षस आ गया हो। सिद्धार्थ का तो मन कर रहा था कि वह गड्ढा खोलकर उसमें कूद जाए। आह आह, आखिर यह लड़का इतना क्यों बोलता है? करण थोड़ी देर पहले ही कमरे में एंटर हुआ था। वह कुछ कह दे ही वाला था कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आई। यह सुनकर पीछे खड़े तीनों लड़के शॉक हो गए। राजवंश हवेली। रात में जब वैभव जी अपने कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि कृपा जी कुछ फाइल्स को लेकर बैठी थीं। यह देखकर वैभव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे, तो आपने तय कर लिया? कृपा जी ने थकी हुई आवाज में कहा, मां ने कहा है, इसीलिए कर रहे हैं। वैभव जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हम चाहते हैं कि आप ही अपनी खुशी से करें। कृपा जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर ज्योति के कमरे में ज्योति राघव से चैट कर रही थी। राघव ने कहा, हम कितने दिन से नहीं मिले आई, वांट टू मीट यू। ज्योति ने मैसेज करा, ठीक है।
फिर कल मिलते हैं। ये मैसेज देखकर राघव ने कई सारे स्माइली इमोजी भेज दिए। ज्योति चैट कर ही रही थी, तभी उसके कमरे में हर्ष आ गया। ज्योति उसकी तरफ देखा, वह थोड़े गुस्से में दिख रहा था। उसने अपना फोन साइड में रखा और हर्ष को अपने पास लेकर बैठ गई। उसने कहा, मेरे बेटे को किसने परेशान किया? हर्ष ने मुंह फुलाकर कह दो, लड़कियां याद है ना? ये सुनते ही ज्योति की आंखों के सामने रावी और वीरा का चेहरा आ गया और एक पल के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने आप को संभाला और वह हर्ष से कहा, क्या उन्होंने कुछ किया है? हर्ष ने कहा, हम आपको पता है हमारी शूटिंग कंपटीशन हुई थी और वह लड़की मुझसे जीत गई, यू नो व्हाट। उसने अपने सारे टारगेट एग्जैक्ट पॉइंट पर लगाए। ज्योति की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। उसने वायु को कई बार शूटिंग करते देखा था। वायु का निशाना सटीक था कि वह आंखें बंद करके भी बिल्कुल सही निशाना लगा सकता था। ज्योति ने अपने मन से यह सारी बातें निकाली और कहा, यह सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा मत सोच। ज्योति पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर आ गया था। ढेरिया के कमरे की बालकनी में ढेरिया अपने फोन को हाथ में लेकर आसमान की तरफ देख रही थी। वह कशकश में थी। उसने खुद से कहा, क्या हमें सर को फोन करना चाहिए? नहीं नहीं, हमारी कैसे फोन कर सकते हैं? हो सकता है वह सो गए हों। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने वायु का नंबर डायल कर दिया। इधर जैसे ही वायु ने गोली चलाई, गोली सीधा तेजस के बगल से होकर गुजरी। तेजस का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिद्धार्थ और करण हैरानी से वायु को देख रहे थे। वह कुछ कहन ही वाले थे कि वायु का फोन बजा। इस समय वायु बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में अपने फोन की स्क्रीन को देखा। जैसे ही उसकी नजर उस नाम पर पड़ी, उसकी आंखों में हो गुस्सा गायब हो गया और एक नरमी आ गई। उसने अपनी एक उंगली से सबको चुप रहने का इशारा किया और फोन उठा लिया। फोन की दूसरी तरफ से एक प्यारी और मीठी आवाज आई, क्या हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया? आप सो तो नहीं रहे थे? वायु को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का सारा दर्द और गुस्सा गायब हो गया हो। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ऐसा नहीं है। उधर से धैर्या ने कहा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हमें काफी चिंता हो रही थी। आपकी वायु मुस्कुराया और कहने लगा, तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, और ऐसा क्यों? यह सुनकर धैर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो आपकी चिंता होगी। न जाने क्यों क्यों धैर्या को खुद के शब्दों पर शक हो रहा था। तभी उसे वायु की आवाज आई, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या तुमने खाना खाया? धैर्या ने कहा, हाँ, हम सोने ही जा रहे थे, पर हमें लगा हमें आपको एक बार फोन कर लेना चाहिए। अच्छा, हम रखते हैं। गुड नाइट। वायु ने प्यार से उसे गुड नाइट कहा और दोनों ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद धैर्या ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, यह अभी क्या हो रहा है? हम तो किसी की इतनी परवाह नहीं करते, शिवाय रावी और वीरा के। क्यों? हमने उन्हें इतने हक से डांटा? हमें यह सब नहीं सोचना चाहिए। ये बातें खुद से करते हुए धैर्या जाकर सो गई। वायु के केबिन में करण को छोड़कर बाकी दोनों के मुंह खुले के खुले थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, जो इस बार अभी ज्वालामुखी की तरह फट रहा था और जिसने अभी बिना किसी डर के अपने ही भाई पर गोली चला दी थी, वह इस समय इतना शांति से किसी पर फोन पर बात कर रहा था। और बात करना तो अलग बात है। उसने उस इंसान को प्यार से गुड नाइट कहा। तेजस ने सिद्धार्थ के कान में कहा, भाई, क्या वायु भाई के अंदर भूत है जो बार बार अपनी पर्सनैलिटी हमें दिखा दिया जाता है? सिद्धार्थ तेजस का हाथ छोड़ा और वायु के सामने जाकर कहने लगा, और भाई, किसका फोन था? लगता है एंजल का फोन था। ये कहते हुए वह शरारती तरीके से मुस्कुराने लगा। पता था बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि तुम दोनों ने अपने नंबर चेंज कर लिए और उसने इतनी रात को तुझे क्यों फोन करा? यह सब सुनकर वायु को दोपहर में हुआ, वाक्य और शाम में हुई बात याद आ गई। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। सिद्धार्थ पहले भी यह देख चुका था, पर तेजस को ऐसा लग रहा था कि वह अपने भाई के ऐसे बदलते रूपों को देखकर पक्का बेहोश हो जाएगा। उसने वायु से कहा, भाई, आप मुझे मारने वाले थे? जैसे ही वायु के कानों में तेजस की बात पड़ी, उसे तेजस के पहले कई शब्द याद आ गए। उसने घूर कर तेजस को देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उस लड़की से दूर रहो। अब तो तेजस भी गुस्सा हो गया था। उसने कहा, क्यों?
मैं क्यों दूर रहूं? मुझे वह पसंद है। उसे इतने ही शब्द कहने की देर थी कि उसका गला वायु के हाथों में था। वायु ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखकर कहा, वह मेरी है। मैं किसी को उसे नजर उठाने देखने की इजाजत नहीं दे सकता, और तू उसे अपना बनाना चाहता है। जिंदगी से प्यार है तो उससे दूर रहें, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। यह कहकर उसे तेजस का गला छोड़ दिया और बाहर चला गया। सिद्धार्थ ने लाचारी से तेजस को देखा और फिर उस दरवाजे को जिसे वायु जोर से बंद कर कर गया था। वायु के वहां से चले जाने के बाद तेजस ने लाचारी से सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने उसे सोफे पर बैठाकर पानी दिया और कहा, ढेरिया, वायु का पहला और आखिरी प्यार है। तेजस, जो खुद को शांत करने के लिए पानी पी रहा था, अचानक से उसने वह सारा पानी सिद्धार्थ की शर्ट पर थूक दिया। सिद्धार्थ ने घूरकर उसे देखा और वायु के कमरे में चेंज करने चला गया। सिद्धार्थ बहुत बार यहाँ आया करता था, इसीलिए उसके कपड़े भी यह रखे थे। जब वह चेंज करके बाहर आया तो उसे तेजस उसी पोजीशन में बैठा दिखा। उसे देखकर हंसी आ रही थी। जब सिद्धार्थ ने जिसके कंधे पर हाथ रखा तब वह होश में आया। तेजस ने कहा, भाई कह दो, ये झूठ है मतलब? मेरा पहला प्यार वायु भाई का निकला। सिद्धार्थ ने उसे तिरछी नजर कर कर देखा और कहा था, तेरा पहला प्यार था? मुझे लगा यह कम से कम तेरा 70वां प्यार होगा। तेजस ने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहा, भाई, यह लड़की सबसे अलग है। सिद्धार्थ ने एक लंबी आह भरी और कहा, तेरा भाई उसके पीछे 7 सालों से पड़ा है और वह उसे अभी अभी मिली है। यह सुनकर तो जैसे तेजस को चक्कर ही आने लगे। फिर सिद्धार्थ ने उसे सारी बात बताई। ठीक है। तेजस थोड़ा उदास था पर अपने भाई के लिए खुश भी था। अगली सुबह एक्सरसाइज करने के बाद धैर्य नहाकर तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह खिला हुआ था। जब वह अंदर आई तो उसने देखा कि उसकी दोनों राजकुमारी फिर झगड़ा कर रही हैं। वो अपने बाल बनाते हुए कहने लगी, हमें बताइए, आज क्या बात हुई है? रावी ने घूर कर वीरा को देखा और कहा, मम्मा दी, मेरी बात नहीं मान रही है। वीरा ने शांति से धैर्य को देखा और कहा, स्कूल एक ट्रिप पर जा रहा है और इसे वहां जाना है। धैर्य उन दोनों को लेकर सोफे पर बैठी और कहने लगी, तो आप दोनों को जाना चाहिए वीरा। आप ऐसे कैसे मना कर रही है? ये आपकी स्कूल की पहली ट्रिप होगी। हम चाहते हैं हमारी दोनों बेटियां हर वह जगह देखें जो हम नहीं देख पाए। अहाना, जो अपनी कॉफी पी रही थी, वह उसके गले में अटक गई क्योंकि उसे रावी और वीरा की वह फोटो याद गए थे। उसने धैर्य को देखकर मन ने कहा, हाँ हाँ, तेरी बेटियां तो ऐसी जगह पर जाकर आ चुकी हैं, ये जाने का हम सपना ही देख सकते हैं। वीरा ने धैर्य का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पर आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। धैर्य मुंह बनाकर उन्हें देखने लगी और उसने कहा, हम कह रहे हैं हम अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। आप दोनों जा रही हैं बस। वीरा जितना भी लोगों पर हुक्म चला लेती थी, पर वह अपनी मम्मी के आगे कभी नहीं जाती थी। फिर वह दोनों मान गए। राजवंश का ऑपरेशन। धैर्य जब ऑफिस पहुंचे तो वहां काफी हलचल हो रही थी। सब इधर उधर जा जाकर अपना काम कर रहे थे। कंफ्यूज होकर सबको देखा, फिर अपनी डेस्क की तरफ चली गई। कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी तो लोगों ने सोचा, इसे कोई चिंता नहीं है। जानवी ढेरिया के पास आकर कहने लगी, तुम्हें पता है आज ऑफिस में कौन आ रहा है? ढेरिया ने अपने डेस्क से एक फाइल ली और उसके पढ़ते हुए कहने लगी, आप हमें बता दीजिए। जानवी बड़ी बड़ी आंखें कर उसे देखा और कहा, कृपा राजवंश आ रही है। धैर्य ने थोड़ा सोचा पर उसे कुछ याद नहीं आया। उसने कहा, क्या को बहुत ज्यादा अहम है? जानवी ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, इसीलिए कहती हूं थोड़ा बहुत कंपनी में भी जाया कर। जब देखो यहां बैठकर काम करती रहती है। जानवी इसके आगे कुछ कहती, इससे पहले ही उसे किसी ने बुला लिया और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वीर धैर्य के डेस्क पर आया और कहने लगा, तुम्हें पता है? धैर्य ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, आप भी यही कह रहे हैं, हमें पता है, हमें कुछ नहीं पता है। वीर ने मुंह बनाया और कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? धैर्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, अच्छा बताइए। वीर एक्साइटेड होते हुए कहने लगा, हमने जो डिजाइन सबमिट किए थे, आज उनका रिजल्ट पता चलेगा। 70 लोगों में से पहले ही 50 लोगों को हटा दिया गया है
और सिर्फ 20 लोगों के डिजाइन आगे गए हैं। उनमें से 5 लोगों को चुना जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? हम दोनों का नाम होगा, धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें नहीं पता कि हमारा होगा या नहीं, पर हमें विश्वास है आपका जरूर होगा। वीर ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। तुम्हारा मोटिवेशन मुझे हमेशा इनकरेज करता है। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक गाड़ी में से एक औरत बाहर आई, जिसमें गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी। साड़ी पर गोल्डन कलर के तार से डिजाइनिंग की गई थी, जो धूप में चमक रहे थे। गले में पहना राजस्थानी हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही वह बिल्डिंग के अंदर गई, सारे एम्प्लॉयज सर झुकाकर गुड मॉर्निंग कहने लगे। लिफ्ट से पहले 8 फ्लोर पर गई। वहां के डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं लगा था कि वह यहां पर आएगी, इसीलिए वह तैयार नहीं थे, पर फिर भी सबने उन्हें अच्छी तरह ग्रीट किया। इन सब से अनजान धैर्य अपने काम में लगी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि उनके डिपार्टमेंट में कोई आया है। उस औरत ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराकर वहां से लिफ्ट लेकर 30 फ्लोर पर चली गई। डिपार्टमेंट के कई लोग धैर्य को देख रहे थे और सोच रहे थे, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। वायु अपने केबिन में बैठा सामने रखी फाइल्स को घूर रहा था। फाइल से उन लोगों के नाम हटा दिए गए थे जिन्होंने वह डिजाइन बनाया है, और स्पेसिफिक नंबर देकर उन्हें वहां रखा गया था। वायु ने खुद से कहा, धैर्य मुझे अपने डिजाइन देने वाली थी, उसने क्यों नहीं दिए होंगे। वह अपने ख्यालों में ही था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला। उसने सामने देखकर खड़े होते हुए कहा, माँ, आप यहाँ कृपा जी। अंदर आते हुए कहने लगी, हमारा बेटा तो घर आता नहीं है, तो हमने सोचा हम ही उससे मिल लेते हैं। वायु ने उन्हें गले लगाया और कहा, ऐसा नहीं है माँ। कृपा जी उससे अलग हुई और थोड़े रोबीले अंदाज में कहने लगी, अच्छा ठीक है, हम यहाँ जरूरी काम से आए हैं। आधे घंटे में मीटिंग है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिस में, आइए। ये कहकर वह वहां से चले गई और वायु कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगा। आधे घंटे बाद कुछ डिजाइनर एग्जीक्यूटिव कृपा जी के साथ उस रूम में बैठे थे। सामने रखी बड़ी चेयर पर वायु बैठा था। प्रोजेक्टर पर हर एक कैंडिडेट के डिजाइन को दिखाया जा रहा था। पहला डिजाइन नंबर 1 मॉडर्न टाइप के थे। उसे उल तरह की फील नहीं आ रही थी, जैसी वायु को चाहिए थी। ऐसे ही करते करते 3 डिजाइनर्स के डिजाइन देख लिए गए। चौथे डिजाइनर के डिजाइन प्रोजेक्ट पर दिखाए गए तो वायु की आंखें थोड़ी सी हिली। वो ध्यान से स्क्रीन को देखने लगा। कर्रा जी एक डिजाइन की तरफ देखकर कहा, ध्यान से देखिए, इसे लगता है इसमें करेक्शन अभी अभी किया गया है, पर जिस तरह से इसे दोबारा तैयार करने की कोशिश की गई है, यह एक नए और अलग रूप में आई है। इस डिजाइनर का नाम साइट कीजिए। लास्ट में 5वें नंबर के डिजाइनर के डिजाइन दिखाई जाए। जैसे जैसे स्क्रीन पर उन डिजाइन्स को दिखाया जा रहा था, वायु की आंखों में खुशी की चमक दिखने लगी थी। कृपा जी भी काफी एक्साइटेड दिख रही थी। वह पन्ने हल्के पीले थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह काफी पुराने हैं, और कुछ ऐसे थे जो 1 या 2 साल पहले की होंगे, पर जिस तरह से डिजाइन को बनाया गया था, वह फ्यूचर में काफी ज्यादा फेमस होने वाले थे। कृपा जी डिजाइन को देखकर कहने लगी, हमें विश्वास नहीं हो रहा, इतने समय पहले किसी ने इन्हें बनाया है और वह इतने ज्यादा सुंदर है। जैसे ही प्रोजेक्टर ऑफ हुआ, कृपा जी ने सबकी तरफ देखकर कहा, हम आपसे आपके सजेशन चाहते हैं। 5वां कैंडिडेट में से आपको वोट करना है। सबसे ज्यादा वोट पास नंबर को मिले और उससे 2 वोट कम। 4 नंबर को कृपा जी ने 20 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया था, जिसमें से अब सिर्फ 2 बचे थे। कृपा जी उठकर बाहर जाते हुए कहने लगी, इनके नाम डिटेल हमें बताइए और फाइल में कनेक्ट कर कर भेज दीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए और एम्प्लॉइज को भिजवाए जिन्होंने यह डिजाइन बनाई है। थोड़ी देर बाद वायु के केबिन में कृपा जी सोफे पर बैठकर उन दोनों फाइल्स का ध्यान से पढ़ रही थीं। वायु लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी उसे कृपा जी की आवाज आई, हमें यह लड़की जानी पहचानी लग रही है। वायु ने बिना लैपटॉप की स्क्रीन से नजर हटाए कहा, कौन सी लड़की? कृपा जी उठकर उसके पास आई और फाइल उसे दिखाकर कहने लगी। यह जैसे ही वायु की नजर उस फाइल में लगे, फोटो पर गई, थोड़ा हैरान हो गया। उसने कृपा जी की तरफ देखा और कहा, माँ, क्या यह भी कैंडिडेट है? कृपा जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी कम उम्र में इस लड़की ने बिना किसी एक्सपीरियंस के इतने अच्छे डिजाइन बनाए हैं। अगर इसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले
तो ये जरूर एक अच्छे डिजाइनर बनेगी। वायु अभी भी उस फाइल को देख रहा था। थोड़ी देर बाद डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में वीर और धैर्य सामने चेयर पर बैठे थे और उनके सामने कई सारे एग्जीक्यूटिव। धैर्य ने अपने सामने रखे उस कॉन्टैक्ट पेपर को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। उसने अपना सर उठाकर पूछा, हमने डिजाइन्स को किसी उम्मीद के साथ नहीं भेजा था, और क्या आप लोग सच में हमें सिलेक्ट करना चाहते हैं? हमने किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं किया है, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का हेड सूरज कहने लगा। आपको इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी एबिलिटीज के कारण ही हमने सिलेक्ट किया है। एंड यू डोंट बिलीव, सबसे ज्यादा आपके डिजाइन सबको पसंद आए हैं। तो प्लीज आप दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दें। इससे आप डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर सकेंगे। वीर तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। उसने जल्दी से वह साइन कर दिया और धैर्य ध्यान से उसे पढ़ रही थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वीर वहां से चला गया, पर धैर्य अभी भी कुछ सवाल पूछना चाहती थी। लंच टाइम में धैर्य इस समय बहुत खुश थी और वो अपनी खुशी किसी से बांटना चाहती थी, इसीलिए उसके दिमाग में एक ही नाम आया। वह 30 फ्लोर पर पहुंची तो वह बिना नॉक करे अंदर चले गई। वायु को नहीं पता था कि केबिन में कौन आया है, पर उसके बिना परमिशन के इस तरह किसी के आने से उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, गेट आउट, मेरी परमिशन के बिना तुम अंदर कैसे आए? और जैसे ही उसने सिर उठाया वो कंफ्यूज हो गया। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा शिव के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। सामने स्क्रीन पर राजन शाही भी दिख रहे थे, जो उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। थोड़ी देर तक बात करते कि बात राजन शाही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उस लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आई, उसे ओपन करो। शिव ने तुरंत उसे ओपन करा। उसने बताया, मैम उस कंपनी ने डिजाइनर चुन लिए, उन्होंने हमें उनकी डिटेल भेजी है। रावी की नजर तुरंत उस नाम पर पड़ी। उसने एक्साइटेड होकर वीरा को देखा और कहा, दी, इस पर मम्मा का नाम है वीरा। ध्यान से डिटेल्स को पढ़ने लगी और उसकी होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने शिव से कहा, अप्रूव कर दो। दोनों कंपनी पार्टनर की तरह काम कर रही थीं, इसीलिए दोनों तरफ का अप्रूवल जरूरी था। एसके हार्ट रिसर्च सेंटर। अहाना इस समय ऐसा मुंह ऐसा कर खड़ी थी जैसे थोड़ी देर में उल्टी कर देगी। ऑपरेशन थिएटर में सिद्धार्थ अपने सामने खड़े डॉक्टर इंस्ट्रक्ट कर रहा था और वह लोग ध्यान से उसकी बातें सुनकर ऑपरेशन कर रहे थे। अपने सामने इतना ब्लड और बॉडी के इनर पार्ट्स देखकर अहाना को चक्कर आ रहे थे। वह नर्स बनकर लोगों को इंजेक्शन देने का और सलाइन चढ़ाने का ही काम करती थी। उसने आज तक कभी ऑपरेशन थिएटर में जाने का सोचा भी नहीं था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा लगा था, जिसके ऊपर मास्क लगा था और उसकी आंखें बहुत सीरियस दिख रही थीं। उसे अपने दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। तभी उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज आई, फोकस करो, ध्यान से देखो कि किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। ये सुनते ही अहाना को गुस्सा आने लगा था। एक तो वह उसकी सारी बातें मान रही थी और वह इस तरह उसे टॉर्चर कर रहा था। राजवंश हवेली। निर्मला देवी ज्योति के साथ लिविंग रूम में बैठी थी। कृपा जी उन्हें आज हुए मीटिंग के बारे में बता रही थी। उन्होंने कहा, माँ, आप विश्वास नहीं करेगी, आज हमने एक लड़की की बनाए हुए डिजाइन देखे। वह इतने ज्यादा सुंदर थी कि हमारा मन उन पर आ गया। ऐसा लगा जिसे उसमें हमारी छवि हो। निर्मला देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने आप को उससे कंपेयर कैसे कर सकती हो? तुम एक समय में वर्ल्ड की टॉप 10 डिजाइनर में आती थी। ये कहते हुए हो थोड़ा उदास हो गई। तभी हेमंत उधर आया और कहने लगा, बड़ी मालकिन, हम खोज करी। हमें पता चला कि वह स्टोर अपने कस्टमर खुद चुनता है और उनके लिए ही ड्रेस डिजाइन करता है। बेस्ट ज्योति जी ने वहां के किसी कस्टमर के लिए बनाए जाने वाले ड्रेस पर अपनी डिमांड रखी थी, जो वह पूरी नहीं कर सकते थे, और उन्होंने वहां पर कोई परेशानी कर दी थी, तो उन लोगों ने उनका वहां का कस्टमर कार्ड कैंसिल कर दिया। निर्मला देवी ने पूछा, उधर के ओनर का पता चला? हेमंत ने कहा, मैम, हमने काफी रिसर्च करी, वह काफी मिस्टीरियस है। हमारे बेस्ट सबॉर्डिनेट भी यह नहीं पता कर पाए। निर्मला देवी बहुत ज्यादा उत्साहित थीं। उन्हें यह जाना था कि आखिर ऐसा कौन है जिसने राजवंश खानदान के खिलाफ जाने की हिम्मत की है, और हेमंत जैसा इंसान भी उनके बारे में पता नहीं कर पा रहा है। ज्योति का तो शर्म से सर नीचे झुका था। उसने कुछ नहीं कहा। राजवंश काउ ऑपरेशन। वायुदे अपने केबिन के दरवाजे की तरफ देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
और वापस लैपटॉप में काम करने लगा। थोड़ी देर बाद करण आया, कहने लगा, सर मैम, यहां से ऐसे क्यों गई है? ये बात सुनते ही वायु ने तुरंत करण की तरफ देखा और कहा, क्या ढेरिया यहां आई थी? करण थोड़ा कंफ्यूज हुआ और कहा, जब मैं अंदर आ रहा था तो वह दौड़ते हुए टेरेस की तरफ जा रही थी। मेरे आवाज दी थी, पर उन्होंने सुना नहीं। वायु तुरंत अपनी सीट से उठा और बिना कुछ कहे टेरेस की तरफ चला गया। सीढ़ियों से चढ़कर वो याद कर रहा था कि उसने कितने गुस्से में ढेरिया को वहां से जाने को कहा था। वो पहले से ही थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि धैर्य ने डिजाइन्स उसे पहले न दिखाकर सीधा डिजाइन डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया। जब वह टेरेस पर पहुंचा तो उसे भी तो कोई दिखाई नहीं दिया। टेरेस पर एक खुला मीटिंग रूम था, जहां कई सारे खेल के साथ टेबल लगे थे। कॉफी टेबल भी रखे हुए थे। रेलिंग के पास बैठने के लिए छोटी छोटी सी सीट्स लगाई गई थीं। वहां का लुक पूरी तरह इटालियन बेस था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वह बहुत बेचैनी से ढेरिया को ढूंढ रहा था। तभी उसके कानों में धीरे के पायल की आवाज आई। जब वह उस दिशा में पहुंचा तो वह हैरान रह गया। देहरादून पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे स्कूल बस में बैठे थे और सब बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें एक ट्रिप पर ले जाया जा रहा था। रावी बाहर देखते हुए कहने लगी, दी, कितना मजा आएगा। वीरा ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं इस ट्रिप पर सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूं। थोड़ी देर बाद उनकी बस एक फॉरेस्ट में रुकी। यहां पर बच्चों को प्लांट लगाने और नेचर के बारे में सिखाने के लिए लाया गया था। सभी बच्चों को एक एक प्लांट दिया गया और उन्हें एक सही जगह बताकर उन्हें वहां अच्छे से लगाने को कहा गया। ये एरिया सेफ जोन में आता था। यहां से 10 किलोमीटर के इलाके में कोई भी जानवर देखने नहीं मिलता था। वीरा हाथ बांधे खड़े होकर रावी को देख रही थी, जो मिट्टी में अपने हाथों से पेड़ लगाने की कोशिश कर रही थी। उसे एक आह भरी और सोचा, यह सच में अभी भी बच्ची है। एक कंपनी की सीईओ होने के बाद भी थोड़ी देर बाद सभी बच्चों ने हाथ धोकर अपने साथ लाए हुए टिफिन बॉक्स को लेकर वहां बिछाए हुए मेट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वीरा को ऐसा लगा, पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल हुई है। वह तुरंत अलर्ट हो गई और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाने लगी। उसे ऐसा लगा पीछे के पेड़ के पास काली परछाई गुजरी हो। उसने अपने सामने बैठे सारे बच्चों की तरफ देखा और उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। सारे बच्चे अपना टिफिन खत्म करने में बिजी थे कि तभी उन्हें जोर से दहाड़ने की आवाज आई। एक पल के लिए सब कांप उठे और टीचर के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा काला चीता उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह अपनी डरावनी नजरों से सबको देख रहा था। वीरा भी आगे जा रही थी, पर तभी उसने देखा कि रावी का पैर वहां की मेट में फंस गया है और वह चीता उससे ज्यादा दूर नहीं था। राजवंश कारपोरेशन। वायु ने देखा कि ढेरिया रेलिंग के पास बैठी है। उसके दोनों पैर हवा में थे। थोड़ी सी भी चूक होने पर वह नीचे गिर सकती थी। वायु ने जैसे ही वह नजारा देखा, उसके दिल की धड़कन थम सी गई। वो उसके पास गया और कहने लगा, ढेरिया नीचे उतरो। ढेरिया ने जैसे ही आवाज सुनी, वह चौंक गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। पर इससे पहले कि वह गिरती, वायु ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और नीचे खड़ा कर दिया। धैर्य जैसे ही उससे दूर होने लगी, वायु ने दोबारा से उसे खींचकर अपने गले लगा लिया और कहा, क्या कर रही थी तुम? कितना ऊपर है? ढेरिया ने वायु की तरफ देखा और गुस्से में वहां से जाने लगी। वायु ने उसका एक हाथ पकड़ा और कहा, नाराज हो? धैर्य मुड़ी और वायु को घूर करके देखने लगी। उसने कहा, हम क्यों आपसे नाराज होंगे? आप तो हमारे बॉस हैं ना। आप जब चाहे हम पर चिल्ला सकते हैं। और वैसे भी थोड़ी देर पहले आप ही ने हमें वहां से जाने को कहा था, इसलिए अब हम यहां से भी जा रहे हैं, इससे पहले कि आप हमें यहां से भी डांट कर भगाए। वायु ने ढेरिया का हाथ खींचा और वहां पास की बेंच पर बिठाते हुए कहने लगा, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? तिरछी नजर से उसे देखा और कहा, माफी। वायु ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम जानती हो, आज तक मैंने किसी से माफी नहीं मांगी है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे अपने से माफी मांगने पर मजबूर करे। यह सुनते ही धैर्य को और खुशी होने लगी। उसने दूसरी तरफ अपना चेहरा करा और कहा, अगर आप हमसे माफी नहीं मांगेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब बेचारा वायु करता है। क्या एक ऐसा इंसान क्यों किसी को ढंग से हेलो भी नहीं करता, वह एक लड़की से माफी मांगेगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।
इन फॉरेस्ट। रावी अभी भी अपना पैर वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वह निकल ही नहीं रहा था। वीरा ने देखा, वह काला चीता धीरे धीरे रावी के पास आ रहा है। वीरा तुरंत रावी के आगे खड़े हो गई और घूर कर काले चीते की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में बैठे डर नहीं था। उसने कस के रावी का हाथ पकड़कर रखा था। वह काला चीता भी ध्यान से वीरा की आंखों में देख रहा था। टीचर जो बच्चों को पीछे लेकर खड़ी थी, उसके तो पसीने छूट रहे थे। उसने धीरे से आवाज देकर कहा, बच्चों इधर आ जाओ। रावी भी वीरा को खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही काले चीते ने यह देखा, उसने जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर सब कांप उठे, पर एक हमारी वीरा थी, उसी तरह अभी भी खड़ी थी। काला चीता धीरे धीरे उन दोनों के पास आया और उन दोनों के गोल गोल चक्कर लगाने लगा, जैसे वह कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। कुछ मिनटों बाद काला चीता अचानक से उन दोनों के सामने कूद कर खड़ा हो गया। रावी और वीरा दोनों ने एक कदम पीछे ले लिया। तभी वह काला चीता अपनी पूंछ जाते हुए अपनी चमकती आंखों से उन्हें देखने लगा। उसकी नजरें उन दोनों की आंखों पर ही थीं। इस समय वह बहुत खुश लग रहा था। वह गया और रावी की फ्रॉक से अपने सिर को रगड़ने लगा। रावी शांति से उसके सारी हरकतें देख रही थी। उसने वीरा के कान में कहा, दी, क्या इसके अंदर बिल्ली की आत्मा आ गई है? क्या अभी थोड़ी देर पहले तो कितना गुस्सा था। वीरा ने काले चीते की तरफ देखा और कहा, वहां बैठो। काला चीता जैसे उसकी बात समझ गया हो। वह रावी से दूर हुआ और उन्हीं के पैरों के पास जाकर बैठ गया। टीचर और सारे बच्चे यह देखकर हैरान थे। राजवंश का ऑपरेशन। धैर्य और वायु अभी भी उधर ही बैठे थे। वायु थोड़ा कंफ्यूज था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं धैर्य से माफी कैसे मांगे। उसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी। धैर्य ने उसका ऐसा चेहरा देखा तो उसे बहुत हंसी आने लगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, माफी मत मांगिए। अगली बार आपने हमसे इस तरह बात की तो हम आपसे दोस्ती तोड़ देंगे। वायु ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। धैर्य एक्साइटेड होकर कहने लगी, आपको पता है, आज हमारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया। हमें वहां से एक फ्लैट भी मिला है। आज ही शिफ्ट होंगे। यह सुनते ही वायु को याद आया कि धैर्य ने उसे पहले अपने डिजाइन नहीं दिए थे। उसने उसे घूरा और कहा, क्या तुम मुझे पहले नहीं दिखाने वाली थी? धैर्य थोड़ा शर्मिंदा हुई और कहने लगी, हमने इस बारे में बहुत सोचा, फिर हमें लगा कि हमारा यह प्रतियोगिता में देना ही सही होगा। हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते रहने के बाद वह दोनों नीचे आ गए। नीचे करण परेशान खड़ा था। उसने वायु के आते हैं उससे कहा, सर, इंपॉर्टेंट बात है। धैर्य पहले वहां से जाने लगी तो वायु ने उसे अपने केबिन में बिठा दिया और करण से बात करने को कहा। करण ने कहा, सर, हमारा हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट, उसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि वह जमीन जिस पर हम उस प्लांट को लगाने वाले हैं उनकी है और हमने सारी प्रोसेस सही तरीके से की थी और एग्रीमेंट की बिल्कुल सही है। हमने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट भेजे और वहां के कोई ऑफिसर है जो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। सही प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। आपको जाना होगा। और सर, हमारे लंदन वाले ऑफिस में कुछ हो गया है, उसे भी सॉल्व करना है और यह समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों चीजें कैसे मैनेज करें। वायु के माथे पर 2 लकीरें आ गईं। उसने करण से कहा, तुम लंदन चले जाओ। करण परेशान होकर वायु को देखकर कहने लगा, और सर, इसके आगे वह कुछ कहता कि पहले ही वायु ने कहा, अभी के अभी प्राइवेट प्लेन लो और लंदन जाओ। तुम जितना जल्दी पहुंच जाओगे, मैटर उतनी जल्दी सॉल्व होगा और मैं हैदराबाद जाऊंगा। करण वहां से तुरंत निकल गया। करण के जाने के बाद वायु ने किसी को फोन करा और कहा, हैदराबाद वाली फाइल की सारी डिटेल्स और इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसको सारी जानकारी पता है, उसे मेरे साथ मीटिंग में आने को कहो। उधर से वह इंसान परेशान होकर कहने लगा, सर, ये मिस निशा को पता था और वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। वायु के हाथ अपने फोन पर कस गए। उसने कहा, तो किसी से भी कहो जो इसके काबिल हो। जब वायु ने फोन रखा तभी धैर्य ने धीरे से कहा, हम उसके बारे में जानते हैं। हाँ, वह उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानती थी। निशा ने जानबूझकर उसे उस पुराने प्रोजेक्ट फाइल कई बार पढ़ने को दी थी। इसीलिए धैर्य आंखें बंद करके भी कुछ प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा सकती थी।
वायु ने आश्चर्य से उसे देखा और कहा, यह प्रोजेक्ट काफी पुराना है, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? धैर्या ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराने लगी। जाने अनजाने में निशा उसकी बहुत बड़ी मदद कर कर गई थी। धैर्या की वायु से बात खत्म होते ही वायु का फोन बजा। जैसे नाम देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत फोन उठाया और उधर से किसी ने कुछ कहा। वायु ने कहा, मैं आ रहा हूं, और फोन कट कर दिया और धैर्या की तरफ देखकर कहने लगा, तुम ऑफिस टाइम पर आ जाना करण, तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएगा। अपने घर पर जाने के बाद तुम्हें मेल के जरिए तुम्हारे नए घर के कागज मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे घर में कोई हो तो उससे कहकर शिफ्टिंग के लिए कह देना। धैर्या ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। उसके जाते हैं वायु तुरंत अपनी प्राइवेट में गया और नीचे उतरकर कार में बैठा ही ड्राइवर से कहने लगा, बिग फॉरेस्ट। चलो। थोड़ी देर बाद कई सारी कार उस फॉरेस्ट में अंतर रुकी। उन्हें फॉरेस्ट से थोड़ा दूर ही पार्क किया गया था ताकि एनिमल्स को डिस्टर्ब ना हो। अंदर कुछ लोग एक कतार में खड़े थे और एक आदमी एक बड़े से काले चीते के पास बैठा था। जैसे ही उस काले चीते ने वायु को देखा, वह जोर से दहाड़ा, जैसे अपना गुस्सा दिखा रहा है, और फिर अपना मुंह फेर कर बैठ गया। उसके पास बैठे आदमी ने हैरानी से उसे देखा, फिर उठकर वायु के पास चला गया। वायु ने उस चीते की तरफ देखकर कहा, ये बाहर कैसे आया राका? मैंने कुछ पूछा। राका ने सर झुकाया और कहा, सर, काल को आपसे मिलना था। जब हम उसे फॉरेस्ट में राउंड के लिए लाए थे तो वह दौड़ की तरफ आ गया था। वहां पर कुछ बच्चे पिकनिक के लिए आए थे और फिर इतना कहकर वो चुप हो गया। वायु में घूर कर उसे देखा और कहा, क्या तुम चाहते हो मैं अपनी बात दोहराऊं? रावी और वीरा इस समय घर में बैठी हैं। रावी ने वीरा के पास बैठकर कहा, बताओ ना दी, कैसे आपने उस लिपेट को शांत किया? वह कितना क्यूट है। मुझे तो अभी उसके सॉफ्ट फर अपने पैरों के पास महसूस हो रही है। काश मैं फोन ले जाती तो मैं उसके साथ बहुत सारी सेल्फी लेती दी। मेरी बात सुन रही हो ना? और जैसे ही उसने वीरा की तरफ देखा, उसने पाया कि वीरा किसी सोच में गुम है। उसने मुंह बनाकर कहा, इतनी देर से मैं आपको बता रही हूं और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। वीरा सामने देखते हुए कहने लगी, आखिर वह लोग कौन थे जो उस लेपर्ड को लेने आए थे? तुमने उनके बेच देखे, उन पर 7 का सिंबल बना था। क्या वो कोई गैंग होगी? रावी ने अपने फोन से किसी को फोन लगाते हुए कहा, छोड़ो दी, हमें क्या करना? और जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ उसने कहा, ग्रैंडपा, उधर से राजन शाही की आवाज है। क्या बात है? आज हमारी राजकुमारी को हमारी याद आई। रावी ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा, हमेशा हम ही आपको याद करते हैं, आप तो कभी याद नहीं करते। राजन शाही जोर से हंसने लगा और कहा, कैसे? हम आपको रोज याद करते हैं। शिव से हमेशा आपके बारे में पूछते हैं। रावी ने कहा, अब सीधा हमसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा सुनिए ना ग्रैंडपा, मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो क्या आप मुझे देंगे? राजन शाही ने कहा, हुक्म करिए। इससे पहले कि रावी कुछ बोलती, वीरा ने उससे फोन लिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है इसकी कोई डिमांड पूरी करने की। रावी फोन छीनते हुए कहने लगी, ऐसा मत करो दी, मैं ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी मांग रही हूं। राजन शाही ने वीरा से कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम उसे दे दीजिए जो वह चाहती है। वीरा ने आंखें चढ़ाई और कहा, उसे एक शेर चाहिए। यह सुनते ही राजन शाही के हाथ से लगभग फोन गिर ही गया था। उन्होंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? वीरा ने कहा, यह सच है और आप इसे पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए कोई वादा ना करें, मैं रखती हूं। गुड नाइट। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ रावी गुस्से में वीरा को घूर रही थी। अहाना अभी अभी घर में आई थी, उसने भी यह बात सुन ली थी। उसने मुंह खोलकर वीरा को देखा और कहा, इसको शेर चाहिए। खिलौने वाला वीरा कमरे में जाते हुए कहने लगी, आज एक ब्लैक लेपर्ड से मिली थी, इसीलिए इसे शेर चाहिए। अब तो अहाना की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। बिग फॉरेस्ट। राका ने वायु से कहा, सर वो पता नहीं कैसे इधर कैंपीक की जगह आ गया था। जब हम यहां पहुंचे तो वह 2 छोटी लड़कियां उसके साथ वहीं घास पर बैठी थीं और काल बिल्कुल वैसा बिहेव कर रहा था जैसा वह आपके साथ करता है। ऐसा लग रहा था वहां वह लड़कियां नहीं, आप हैं राका। कुछ सोचते हुए कहने लगा, एक और बात सर, तुम दोनों की आंखें बिल्कुल आपकी तरह थीं। यह सुनते ही वायु की आंखें गहरी हो गईं। उसने राका से कहा,
पता करो वह दोनों कौन थी। और फिर काल के पास चला गया। काल वायु को देखकर उठकर जाने लगा। जो वायु ने कहा, वहीं रुको। काल तुरंत रुक गया और गुस्से में वायु को देखने लगा। वायु अपने घुटनों के बल नीचे बैठा और कहने लगा, मैं तुमसे 2 साल से नहीं मिला। तुम कितने बड़े हो गए हो, इतना गुस्सा करोगे? वायु की जिंदगी में बहुत कम लोग थे जिन्हें वह इतने अच्छे से और प्यार से बात करता था। काल तुरंत जंप कर उसके ऊपर बैठ गया और अपना सर उसके सीने पर रब करने लगा। वायु ने उसके बालों को सहलाया और कहा, अच्छा तो तुम वह दोनों लड़कियों से क्यों मिले? काल ने अपना एक पंजा वायु के चेहरे से थोड़ा दूर रोक लिया। काल वायु के साथ तब से था जब वो 1 महीने का था। वायु उसके हर एक एक्शन को समझता था और इस समय जो उसने कहा वह समझकर वह हैरान था। वायु ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो? उनका चेहरा मेरी तरह था। काल जोर से दहाड़ा, जैसे हां कह रहा है। वायु वैसे ही लेटे हुए आसमान की तरफ देखने लगा। तभी उसे वह दोनों मार्क्स वाली लड़कियों का चेहरा याद आ गया। रात में धैर्य खाना खाते हुए बार बार वीरा की तरफ देख रही थी। वीरा ने उसकी प्लेट में रोटी रखते हुए कहा, कह दीजिए, आपको क्या कहना है? धैर्य ने अपना सर नीचे करा और कहा, वह कंपनी की तरफ से हमें किसी प्रोजेक्ट को लेकर 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। जैसे ही धैर्य ने यह बात कही, वहां का माहौल ठंडा हो गया। धैर्य की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह सर उठाकर वीरा को देखे, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि इस समय उसका चेहरा गुस्से से लाल होगा। तभी रावी ने कहा, मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? धैर्य ने कहा, यह तो अभी हमें भी नहीं पता सर, कल ही बताने वाले हैं। फिर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, आप सबको पता है, हम पहली बार एयरप्लेन में बैठेंगे। हम बहुत खुश हैं। उसका इतना एक्साइटेड फेस देखकर वीरा से कुछ कहा ही नहीं गया। वह अपनी माँ को हर वह चीज देना चाहती थी, हर जगह पर ले जाना चाहती थी जहां अमीर से अमीर इंसान जा सकता है, पर कुछ कारण यह सब करने से रोक रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं। जैसे ही ढेरिया ने यह सुना, उठकर खड़ी हुई और वीरा की सीट के पास जाकर से पीछे से हक कर कर कहने लगी, हमें लगा आप दोनों मना कर देंगी। वीरा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जो कि एक चमत्कार की तरह था। अहाना ने रावी के कानों में कहा, तुम्हारी बहन इतना कम क्यों मुस्काती है? रावी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। रात के 9:30 पर ज्योति और राघव की कार ट्रैफिक में फंस गई थी, जिससे ज्योति बहुत देर हो चुकी थी। उसने आगे देखा और कहा, यहां इतना ट्रैफिक क्यों होता है? मैं तो परेशान हो गई हूं। यह कहते हुए उसने अपनी नजरें खिड़की के बाहर करी और इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी नजर 2 लोगों पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने बिना पीछे मुझे राघव के कंधे पर हाथ मारा और कहा, राघव इधर देखो। राघव ने जब उसकी इतनी बेचैनी भरी आवाज सुनी, उसने उस दिशा में देखा जहां ज्योति कह रही थी। वहां एक औरत पीले कलर की प्लेन साड़ी में अपने हाथ में कुछ सामान लिए चल रही थी और उसी के साथ एक आदमी था जिसने चश्मे लगाए हुए थे और वह औरत के हाथ से सामान छीनकर अपने हाथों में लेकर चलने लगा था। ज्योति ने उस और उंगली पॉइंट करते हुए कहा, वह ढेरिया है ना? जब राघव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी तरफ देखा। राघव एक तक धैर्य को देख रहा था। उस पतली सी येलो कलर की साड़ी में वह काफी सुंदर दिख रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका फेस पहने जो मासूमियत अपने आप में रखता था, अब वह कुछ मैच्योर हो गया था। ज्योति ने राघव को धैर्य को इस तरह देखते पाया तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन में कहा, यह लड़की अभी भी लोगों को सेड्यूस करती रहती है। उसने जोर से राघव को आवाज दी, जिससे वह होश में आया। उसने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, ये वही है। ज्योति ने घूर कर उस तरफ देखा। वह एक मार्केट था जहां से धैर्य और वह आदमी बाहर आ रहे थे। ज्योति को अब उससे जलन हो रही थी। उसने खुद से कहा, यह आखिर इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तभी उसके दिमाग में ख्याल आया और वह उसके आसपास देखने लगी। जब राघव ने उसे ऐसा करते देखा तो पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? ज्योति ने कहा, क्या तुम्हें उसके पास कोई बच्चा दिख रहा है? राघव ने उस दिशा में ध्यान से देखा और कहा, नहीं, मुझे तो बस वो दोनों दिख रहे हैं। और देखो, वह दोनों खुश भी हैं। शायद उसने उससे शादी कर ली होगी।
ज्योति ने एक राहत की सांस ली। तभी उसके दिमाग में वह 2 लड़कियों का फेस आ गया। उसने परेशान होकर राघव से कहा, पक्का कुछ गलत नहीं होगा ना इसका? इस तरह देहरादून आ जाना कोई मुसीबत का साइन तो नहीं? राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम हैंडल कर लेंगे। तब तक ट्रैफिक भी क्लियर हो चुका था। वह लोग अपनी कार लेकर निकल गए। इधर धैर्य और शिव भी कार की तरफ आ गए थे। कार की बैक सीट पर रावी, वीरा और आहाना बैठे थे। आहाना ने कहा, तुम दोनों को इतनी देर कैसे हो गई? धैर्य ने थकी हुई आवाज में कहा, बस कुछ सामान हमें मिल नहीं रहा था। असल में जब धैर्य का बाहर जाने का प्लान पक्का हो गया था तो वह लोग उसके लिए जरूरतों कुछ सामान लेने आए थे। जब वह बाहर जा रहे थे तो उन्हें शिव वहीं मिल गया और उसने होने लिफ्ट ऑफर की। वैसे यह कहना गलत होगा, शिव अपनी बॉस को कैसे ऑटो से बाहर जाने दे सकता था। इसीलिए जैसे ही वह लड़कियां अपने घर से निकली, शिव तुरंत हील सीढ़ियों से जंप करते हुए उनके पहले नीचे पहुंचकर कार में बैठ चुका था। सुबह धैर्य की ऑफिस जाने से पहले आहाना ने उसके हाथ में एक बैग रखा और कहा, इसमें मेडिसिन्स है क्योंकि तू 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही है। तो इंजेक्शंस तो मुश्किल है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके तुम्हारे लिए मेडिसिन का अरेंजमेंट किया है। इन्हें याद से टाइम पर ले लेना। तब तक रावी और वीरा ये वहां आ चुके थे। यह पहली बार था जब वह बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि उनकी मम्मी उनसे दूर बाहर जा रही थीं। उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। धैर्य ने दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा, हर बार आप दोनों हमें छोड़कर जाती हैं और हम उदास रहते हैं। इस बार इन एहसासों को आप जी कर देखें। फिर उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उन्हें देखकर कहा, आहाना मासी को परेशान मत करना, हमें आप दोनों की बहुत याद आएगी। इतना कहकर वह वहां से निकल गई। अगर वह थोड़ी देर और उधर रुकती तो शायद वह ना जा पाती। रावी की आंखें इस समय आंसुओं से भरी थीं। उसने कस के वीरा का हाथ पकड़ा और कहा, दी, मम्मा ठीक रहेगी ना? वीरा ने उदास नजरों से लिफ्ट के दरवाजे को देखा और कहा, अगर हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे तो जिंदगी जीना कैसे सीखेंगे? तुम अच्छे से जानती हो ना, उन्होंने हमने ही अपनी दुनिया बसा रखी है। ये एक मौका है उनके लिए, बस वो बिना चिंता के इसे जी लें। आहाना जो उनके सामने ही खड़ी थी, वीरा की ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। आज से पता चला कि वीरा सच में अपनी मम्मी और बहन के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर ढेरिया एयरपोर्ट के अंदर एक प्राइवेट प्लेन के सामने खड़ी थी। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर उसे देख रही थी। उसके आसपास उसे कई सारे प्लेन दिखाई दे रहे थे और जिसके सामने वह खड़ी थी वह सबसे अलग था। तभी वो आदमी सामने आया जो धैर्य को लेकर आया था। उसने कहा, मैम सर, पहले से ही अंदर है, प्लीज आप चलिए। जब धैर्य अदंड गई तो वह और ज्यादा हैरान हो गई। वो प्लेन अदर से एक 7 स्टार होटल तरह था। उसमें सीट्स नहीं थीं, बल्कि आलीशान सोफे थे और एक सोफे पर वायु किसी राजा की तरह बैठा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे में कॉफी मग था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने बिना अपनी नजरें उठाए कहा, बैठ जाओ, और अपने पास वाले सोफा की तरफ इशारा किया। धैर्य चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, धैर्य ने जोर से वायु की बाजू पकड़ ली। वायु ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, रिलैक्स में यही हूं, 2 हफ्ते बाद। देहरादून की सड़कों पर लोग अपनी रफ्तार से चल रहे थे। वहीं ईस्ट सेक्टर के एरिया में एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके ऊपर RS कॉरपोरेशन लिखा था, उसके 16वें फ्लोर पर रावी और वीरा बैठकर अपना काम कर रहे थे। उनके सामने शिव कुछ फाइल लेकर खड़ा था। धैर्य के ट्रिप पर जाने के बाद उन्होंने अपनी इस कंपनी का काम खत्म कर लिया था। यह बिल्डिंग पिछले 2 सालों से देहरादून में तैयार की जा रही थी। रावी और वीरा को यह नहीं पता था कि यहां वह अपना बिजनेस आगे स्टेब्लिश करना चाह रही है, वहीं उनकी मंजिल होगी। वीरा ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, 12:30 हो रहे हैं, क्या हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है? शिव ने अपने टेबलेट में चेक किया और बताया कि आधे घंटे बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। आहाना इस समय ऑपरेशन वार्ड में खड़ी थी और ध्यान से अपने सामने खड़े डॉक्टर को पेशेंट को स्टिचेस लगाते हुए देख रही थी। सिद्धार्थ जो उसके पीछे ही खड़ा था, उसने कहा, तुम ट्राई करना चाहोगी? अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं अभी अपना हाथ काट लेता हूं। आहाना ने घूर कर उसकी तरफ देखा और वापस शांति से उधर देखने लगी। इन 2 हफ्तों में उसे पता चल चुका था कि असली डॉक्टर होना क्या होता है
और उसके दिल के किसी कोने में उसे ऐसा लग रहा था कि काश वह भी डॉक्टर होती। और शायद सिद्धार्थ ये बात समझ चुका था, इसलिए उसे हर रोज कोई नई किताब या फिर कोई नया लेसन सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। वह नहीं जानता था कि आहाना उसके दिल में कैसे घर कर गई थी, पर उसको वह आज तक उस किस को नहीं भूल पाया था। राजवंश हवेली। माहौल काफी खुशनुमा था। नौकर इधर से उधर जाकर अपना काम कर रहे थे। कोई मेहमानों की लिस्ट चेक कर रहा था, तो कोई खाने की निर्मला देवी और कृपा जी सोफे पर बैठी सामने खड़े डिजाइनर से अपने हिसाब के कपड़े दिखाने को कह रही थी। ज्योति के कारण उन्होंने उसी स्टोर से कपड़ों का कलेक्शन मंगाया था जहां से ज्योति को निकाला गया था। ज्योति चाहती थी कि उन लोगों को पता चल जाए कि वह कोई ऐसी इंसान नहीं है। अगर वह उसे कपड़े नहीं देंगे तो वह उनके यहां से कपड़े ले ही नहीं पाएगी। निर्मला देवी ने कहा, कृपा हमें बताइए, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कृपा जी मुस्कुराइए, हाथ में एक साड़ी लेते हुए कहने लगी, अच्छा चल रहा है माँ। बस हम अभी तक उन डिजाइनर से नहीं मिल पाए जिनके हमने कलेक्शन हमने देखा। हमारी दिल्ली तमन्ना है कि वह हमारे लिए एक अच्छी सी साड़ी डिजाइन करें। निर्मला देवी मुस्कुराई और कहने लगी, आप अगर उन्हें कहेगी तो जरूर ऐसा करेंगे। कृपा जी ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आप अच्छे से जानती ये प्रोजेक्ट वायु के लिए क्या मायने देता है। तभी निर्मला देवी हेमंत को देखकर कहने लगी, क्या आपको पता चला वह कहाँ है? हेमंत ने सर झुकाया और कहा, वह लंदन में है। निर्मला देवी ने एक लंबी आह भरी और कहा, क्या वह कल आएगा? हेमंत ने निराशा से कहा, हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। राजवंश कॉरपोरेशन। राजवंश कॉरपोरेशन का 23वां फ्लोर। यह इस बिल्डिंग के बाकी डिपार्टमेंट से कुछ हटके था। हर डिपार्टमेंट में सोबर कलर्स और सिंपल डिजाइनिंग की गई थी। वहां का माहौल हर समय सीरियस रहता था। और 23वां फ्लोर पर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट जो तेजस के अंडर आता था, अंदर बड़े बड़े कलरफुल ग्लासेस लगे थे जिससे सबकी कैबिनेट डिवाइडेड थे। सीलिंग पूरी वाइट कलर की थी और वहां का फर्नीचर कुछ इस तरह था। चेयर्स राउंड थी और टेबल रेक्टेंगुलर शेप के थे जिनके बीच में छोटे छोटे हॉलस थे। टेबल के नीचे सर्कल शेप के ड्रॉ थे। हर जगह कलरफुल रिबन्स थे और स्टेशनरी का सामान कई जगहों पर सजाकर रखा गया था। इतनी खूबसूरत थी कि कोई कही नहीं सकता था कि यह राजवंश कॉरपोरेशन का ही एक हिस्सा है। वीर अपनी लैपटॉप में कुछ डिजाइन्स को सेट कर रहा था। इस समय वह काफी सीरियस दिख रहा था। कुछ लड़कियां उसे दूर से ही निहार रही थीं। इन 2 हफ्तों में वीर वहां का सबसे फेमस लड़का बन गया था। उनके डिपार्टमेंट में काफी समय से मिडिल एज आदमी या फिर स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी वाले और बड़े बड़े चश्मे वाले लोग ही काम करते थे, पर लड़कों के लिए धैर्य और लड़कियों के लिए वीर किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह थी जो वो रोज देखते थे। बट एस यूजुअल लड़कियां धैर्य से जलती थीं और लड़के वीर अपने डेस्क से उठा और थोड़ी दूर बने एक ब्लू गिलास वाले कैबिनेट के पास गए। उसने नोक किया और साइड से अंदर आ गया। अंदर धैर्य डिजाइन बना रही थी। उसके बालों का जुड़ा बंदा था जिसके अंदर कई सारे पेंसिल से लगे हुए थे। उसने बिना ऊपर देखे कहा, अब क्या हुआ है? वीर ने एक लंबी सांस ली और वहां बने छोटी सी बेंच पर बैठ गया। आज काफी क्यूट थी। उसने मुंह लटकाकर कहा, एक डिजाइन को कलर कर रहा हूं पर मुझे सही कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, प्लीज हेल्प कर दो। ये कहते हुए उसने अपने सारे दांत दिखा दिए। धैर्य ने घूर कर उसे देखा और कहा, हमने आपसे 1 हफ्ते बाद काम शुरू किया, फिर भी हम आपसे आगे हैं। आप हमें बताएंगे क्या आलसी है या कामचोर? वीर ने मुंह बनाया और कहा, हाँ हाँ, तुम सबसे इंटेलिजेंट हो। अब यह बताओ, मेरी मदद कर रही हूं या नहीं? धैर्य ने लंबी सांस ली और वीर के कैबिनेट की तरफ चले गए। जैसे ही स्टाफ ने धैर्य और वीर को साथ आते देखा, वह गुस्से में उन्हें घूरने लगे। इन सबसे बेखबर धैर्य और वीर बातें करते हुए चल रहे थे। वीर ने धैर्य को अपना लैपटॉप दिखाया और कहा, देखो, मैं इसे ऑरेंज व्हाइट को मिक्स ऑफ कर रहा था पर यह बहुत ऑड लग रहा है। धैर्य ने ध्यान से उस डिजाइन की तरफ देखा। एक बलून स्टाइल पेंट विद टॉप था जिसके साथ एक जैकेट थी। वह डिजाइन सच में काफी अच्छा था। धैर्य ने कुछ किस को प्रेस किया और माउस से डिटेलिंग करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद वीर ने उस डिजाइन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यू आर दी बेस्ट धैर्य। कुछ कहने वाली थी कि उन्हें बाहर से शोर सुनाई देने लगा। दोनों अपने कैबिनेट से बाहर गए
और देखा कि तेजस मुस्कुराते हुए वहां खड़ा था। उसने क्लैपिंग की और सबसे कहा, गाइज, आई हैव अ न्यूज फॉर ओएनएल। मेरे हाथ में कल की पार्टी के इनविटेशंस है और यह सब आपके लिए है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि कल हमारी राजवंश कॉरपोरेशन को 100 ईयर्स पूरे होने वाले हैं, जिसका सेलिब्रेशन कल है। आई होप आप सब आएंगे। और फिर वहां खड़े सूरज को वह सारे इनविटेशन कार्ड देकर कहने लगा, आप यह सबको प्रोवाइड कर दें। फिर उसने एक नजर धैर्य को देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जब से उसे पता चला था कि उसका भाई ढेरिया को पसंद करता है, उसने तो उसे दिल से भाभी मान लिया था। तेजस के वहां से जाने के बाद पूरी जगह हलचल होने लगी थी। सब पार्टी की बातें कर रहे थे। धैर्य को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपना कार्ड लिया और वापस जाने लगी। तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। वहां खड़ी एक लड़की ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? वायु सर आएंगे। दूसरी लड़की ने कहा, पता नहीं, हमने तो उन्हें पिछले 2 हफ्तों से देखा ही नहीं है। मैंने सुना है कि वह कंट्री से बाहर गए हैं। धैर्य के कदम अपनी जगह जम गए। उसके चेहरे पर परेशानी और दुख दिखने लगा। पहली लड़की ने थोड़ा धीरे से कहा, तुम्हें पता है, इस पार्टी में मैंने सुना है कि वायु सर की एंगेजमेंट अनाउंस होने वाली है। जैसे ही यह बात ढेरिया के कानों में पड़ी, उसके हाथों की मुट्ठियां कर गई। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। तभी उसे अपनी बंद आंखों में एक धमाके की झलक दिखाई दी, जिससे वह कांप उठी। वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आर यू ओके? ढेरिया थोड़ा सा चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, हम ठीक हैं। वीर ने अपने हाथ में पकड़े इनविटेशन कार्ड को देखा और कहा, तुम आ रही हो? ढेरिया ने थोड़ा उदास होकर कहा, हम शायद नहीं आएंगे। इससे पहले कि वीर उसे मनाने की कोशिश करता, वह अपनी जगह वापस चले गए। यह बात कुछ लोगों ने सुन ली थी। मानुषी, जो इस प्रोजेक्ट में धैर्य के साथ ही काम कर रही थी, उसने चिढ़कर उस तरफ देखा जहां धैर्य गई थी और अपने सामने खड़ी लड़की चित्रा से कहा, देखा तुमने, इतना एटीट्यूड है इसमें। इसे क्या लगता है, इसके पार्टी में ना आने से क्या हो जाएगा? उन्हें वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब वह इस प्रोजेक्ट में नहीं थी, उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। पर जब से ढेरिया इस प्रोजेक्ट में आई है, उसके डिजाइन के सब दीवाने हो गए हैं। चित्रा ने कहा, अच्छा ही है ना आए, वैसे भी गवार लोगों को हाई क्लास पार्टी के बारे में क्या पता। थोड़ी देर बाद ढेरिया के कैबिनेट में चित्रा आई और उसे घूर कर कहने लगी, 20वें फ्लोर के स्टोर रूम में जाओ और वहां से फाइल नंबर 8 और 9 को लेकर आओ। धैर्य उठी और चुपचाप चले गए। उसे उन लोगों से बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। 20 फ्लोर के स्टोर रूम में अंदर पूरी तरह अंधेरा था। वह जगह काफी बड़ी और ठंडी थी। हर जगह बड़े बड़े शेल्फ में फाइल रखी हुई थी और डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए थे। धैर्य अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्विच बोर्ड ढूंढने लगी। जैसे ही उसने लाइट ऑन कि अचानक उजाला अपनी आंखों में पड़ने से उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। फिर आगे बढ़कर सेल्फ में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का नाम देखने लगी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बड़ा सा शेल्फ डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। वह वहां जाकर फाइल्स को ढूंढने लगी। आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी उसे वह फाइल से नहीं मिली। अब उसे और ठंड लगने लगी थी। जैसे ही उसकी नजर नीचे गई थी, उसने देखा कि वह दोनों फाइल और सेल्फ के कोने में रखी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां छुपाई हो। ढेरिया ने उन्हें उठाया और बाहर जाने लगी। उस कमरे के बड़े से गलियारे से होते हुए वह उन बड़े बड़े शेल्फ को देख रही थी और सोच रही थी, इतनी सारी फाइल आखिर किस चीज की होगी। इससे पहले कि वह बाहर जा पाती, अचानक ही अंदर की लाइट बंद हो गई। ढेरिया की पकड़ अपने हाथ में पकड़ी फाइलों पर कस गई। उसने चारों तरफ देखा, फिर वापस स्विच बोर्ड के पास जाकर लाइट ऑन करने लगी। पर इस बार लाइट ऑन नहीं हुई और ना ही गेट खुला। अब ढेरिया को डर लगने लगा था। इससे पहले कि वह चिल्लाती, किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी हाइट और उसकी पकड़ यह बता रही थी कि वह एक मजबूत इंसान है। धैर्य झटपट आते हुए उससे छूटने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि उसके मुंह से फिर आवाज निकलती, उस आदमी ने उसे कस के गले लगा लिया। कुछ पल तक कोशिश करने के बाद न जाने क्यों धैर्य शांत से खड़ी हो गई। उसे वह खुशबू बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उस इंसान के दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे बेचैनी और सुकून साथ में दे रही थी। उसने मन में कहा, यह नहीं हो सकता। इतना सोचकर उसने उस इंसान को जोर से धक्का दिया और दूर हो गई
और चिल्लाकर कहने लगी, हमसे दूर रहिए। आदमी फिर उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसके कान में धीरे से कहने लगा, आई मिस यू सो मच। इतना कहकर उसने उसके बालों में हाथ फेरा और दरवाजा खोलकर चला गया। धैर्य अपनी जगह पर जम चुकी थी। जब तक वह होश में आई, वह इंसान वहां से हवा की तरह गायब हो चुका था। ढेरिया ने बाहर आकर कॉरिडोर में सब जगह देखा, पर उसे वह कहीं नहीं दिखा। वह उसकी गर्म बाहों का एहसास अभी भी अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को समेटा और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही उसके सामने फिर से एक धमाका होकर गुजरा और उसके साथ ही उसे कुछ गोली चलने की आवाज में आई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और सीढ़ियों से ही अपने फ्लोर पर जाने लगी।